कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में। मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और मेरी पहचान 26962, यानी मेरा पंतनगर का आईडी नंबर, और जाने कितने ही पासवर्ड्स का ओरिजिनल फॉर्म मैं लेकर आया हूं आपके लिए। स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप प्रेजेंट्स स्टार्स ऑफ पंतनगर. Indoine Business Group, an agricultural company, adding value, building trust. To know more about our title sponsor, please visit www.indoinegroup.com. दोस्तों, हर हफ्ते मैं आपको मिलाता हूं सितारों से। ऐसे सितारे जिन्होंने अपने प्रोफेशन में तो खास मुकाम हासिल किया ही हो, साथ ही सोसाइटी के लिए भी उन्होंने ऐसा कुछ किया हो कि पूरी पंतनगर फ्रेटर्निटी उन पर फख्र कर सके। इसी कड़ी में हमारी आज की गेस्ट हैं। इन्होंने 1984 में पंतनगर से बीएससी होम साइंस की डिग्री हासिल करी एंड देन शी परसूड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IVRI एंड वेंट ऑन फॉर हर डॉक्टरेट फ्रॉम IVRI itself. She has been principal scientist with Indian Institute of Horticultural Research, Bangalore, and Indian Institute of Soybean Research, Indore. She is presently acting director in IISR, Indore. She has done tremendous work at grassroots levels for income augmentation for the underprivileged. And she has conducted more than 150 training programs in the field of poultry, horticulture, and soybean production. She had to even learn Kannada to connect better with those people at the bottom of pyramid. She is credited with more than 150 print media articles, more than 100 radio shows, and about 200 TV shows in the field of agri-extension. She's been recognized and awarded at various levels and at various forums. She is a fighter. At the age of 50, she was the lead of a group of trekkers, and at the age of 56, she led a group of bikers. Yes, she is a biker and she owns a Royal Enfield. A philanthropist at heart, she helped corona migrants and fed them for over a month just near her home. A towering personality indeed. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Neeta Khandekar. Neeta ma'am, we are glad that you took time from your schedule and became part of our show. Thanks. Thanks indeed. I'm sure our audience is keen to know about your journey, key events, how you landed in Pantnagar, and a bit more on your career contours. The mic is all yours. Hi Alo, it's such a pleasure being here. आप सभी से जुड़ के मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है और पन्नगर से लेके आज जहाँ मैं खड़ी हूँ उसकी जर्नी शेयर करने में इट्स रियली टेकन मी डाउन द मेमोरी लेन। हुआ ये कि जब 10th में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए तो मेरे फादर ने बोला आगे क्या करना है, और मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी सिस्टर पन्नगर में पढ़ती थी होम साइंस में, तो मैंने बोला कि मुझे तो होम साइंस करना है बस आउट ऑफ द ब्लू, क्योंकि अच्छे मार्क्स से तो उन्होंने बोला कि पहले काफ़ी वो रेजिस्ट करा उन्होंने कि ये क्या सब्जेक्ट होता है और इसमें क्या सिलाई बुनाई के अलावा क्या सीखोगे और कुछ नहीं है। पर मैं क्योंकि थोड़ा सा एक ज़िद पकड़ ली मैंने, और कोई हमारे एक पड़ोस में भी फॉर्चुनेटली थे जो पन्नगर आते जाते थे, तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा करा दीजिए एडमिशन, अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे मेरा एडमिशन वहाँ हो गया। उस समय परसेंटेज के बेसिस पे होता था, सो आई वॉज अ बर्जरी स्कॉलरशिप होल्डर, और वहाँ जाके एडमिशन हुआ तो पहले तो शौक ये लगा कि अगले दिन से पढ़ाई शुरू हो गई, और फिर जो वो क्विज़ एंड आर्ली का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो जो आदत थोड़ी जो पन्नगर से शुरू हुई, हालांकि मैं उसको उतना भी हार्ड वर्किंग नहीं थी जितनी जो बाद में हमने रियलाइज़ करा कि होना चाहिए था। उस वक्त कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, मुझे तो स्पेशली कोई गाइड करने वाला नहीं था। पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि हाँ पढ़ो पढ़ो, तो
I was not a 5 GPA holder, but yeah, I got 4.8. But जैसे मैंने बोला कि हम लोग 10th के बाद ही उस समय हमारा लास्ट बैच था जब 10+4 था, तो इतनी कम उम्र में जब वहाँ एडमिशन हो गया था और हमने वहाँ रह के हॉस्टल में पढ़ाई करी, तो एक कहीं ना कहीं एक होम सिकनेस होने लग जाती है. सो बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड मेरा ये था कि बस अब मुझे घर जाना है, मुझे अब हॉस्टल में और नहीं रहना है. तो मैं चली गई. मेरे फादर वॉज पोस्टेड इन पचमढ़ी. आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब इन अ स्मॉल नर्सरी स्कूल. Again, now there was another circumstance that happened. My best friend वत्सला, जिसके हस्बैंड भी वहाँ वेटनरी में थे, प्रमोद पवार, वो IVRI से उन्होंने MSc करनी शुरू कर दी थी बायोटेक्नोलॉजी में. और उन्होंने बताया कि जो है वहाँ पर होम साइंस की लड़कियों का भी एडमिशन होता है. एंड फॉर्चुनेटली मेरा वहाँ एडमिशन हो गया. 5 सीट थी, हम लोग 2 जनों का. एक जूनियर है मेरी जया सिंह. पन्नागर में होता था, एक जना असाइनमेंट करता था, पूरे 60 जने जो है उसका वो वेट करते रहते थे कि कब ये असाइनमेंट करेंगे और फिर हम इसको सारा टीप के जाएंगे और बस लैंग्वेज चेंज करके और हम लोग जमा करते थे. अब यहाँ क्या हुआ, 2 जनों का एडमिशन हुआ और टॉपिक भी एक को अलग मिलता था, एक को अलग. मैंने कहा भैया ये क्या है, इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी. और वहाँ से मेरे और जो है मेहनत करने की आदत जो है वो IVRI से पड़ी, क्योंकि 50% एक्सटर्नल भी होता था. देन आफ्टर माय MSc I got married to a scientist out there only. Fortunately I was lucky enough कि मेरे को फिर वहाँ एंट्रेंस लिख के एडमिशन वहाँ मेरा हो गया. PhD करने तक ये आ गया था कि अब तो जो है ARS लिखना है. बस फिर ARS लिखा, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया. मुझे CRI जो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई. तो वहाँ हम लोग रहे, कई 11 साल मैंने वहाँ जॉब करी. उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत कीन थे कि हम लोग बच्चों के कारण जो है कि बरेली से बाहर हम इनको और अपॉर्चुनिटीज़ उनको होनी चाहिए, ज़रूर नहीं कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने. तो लेट अस शिफ्ट टू अ प्लेस जहाँ ज़्यादा आपको बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. तो वी शिफ्टेड टू बैंगलोर. मेरा वहाँ ट्रांसफ़र मैंने लिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च में. साइंटिस्ट का जॉब तो रिसर्च करना है, लेकिन एक्सटेंशन में होने के नाते मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि मैं रूरल डेवलपमेंट में कोई इम्पैक्टफुल काम करूं, ऐसा कोई काम करूं जिसमें वाकई में उनके लाइव्स में कुछ बदलाव आए. फिर जब बैंगलोर आई तो शुरू में तो कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लैंग्वेज का बहुत बैरियर था. फिर मैंने कहा ऐसे तो ये काम नहीं चलेगा. अगर मुझे रिसर्च के लिए तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रिसर्च तो मैं किसी भी अपने टेक्निकल की हेल्प से या और लोगों से हेल्प लेके मैं उसको कर सकती हूँ. लेकिन अगर मुझे उनकी लाइफ्स में कोई चेंज लाना है, कुछ डेवलपमेंट में वाकई में कोई एक इम्पैक्ट लाना है, तो मुझे लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. तो सीखी कोई मैंने फॉर्मल नहीं सीखी, पर बोल बोल के जाके गांव में जब साथ में लोगों को लेके जाते थे, पहले मैं ट्रांसलेट कराती थी. फिर मुझे लगता था कि जो मेरी बात है वो सबसे अच्छा मैं ही उसको बता सकती हूँ. अगर कोई उसको ट्रांसलेट करता है तो मुझे लगता था कि इसका जो एसेंस है शायद वो खो रहा है, क्योंकि मुझे समझ में आ जाती थी कन्नड़ा, पर मुझे शब्द नहीं आते थे बोलने. तो मैंने फिर कन्नड़ा धीरे धीरे बोलनी शुरू करी और मैं हाथ से ज़्यादा समझाती थी और सब हंसते भी थे मेरे पर. फिर मैंने उसको अपने स्पिरिट में लेके धीरे धीरे विमेन पे मैंने अपना मेरा कंसंट्रेशन रहा है और विमेन ग्रुप्स बना के मैंने उनके लिए जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काफ़ी काम करा है, जिससे कि उनके जो कुछ ऐसे छोटे छोटे हम लोग ने कुछ एंटरप्राइजेज लिए, जैसे कि ड्राइड फ्लावर्स थे, मशरूम था और न्यूट्रिशनल गार्डन था फॉर द न्यूट्रिशन. तो ये अटेम्प्ट्स जो मतलब दे वर आउटसाइड द परव्यू ऑफ माय रिसर्च, बट क्योंकि मुझे ये था कि मैं ये कर सकती हूँ और इस तरह से मैं अपने हेल्प कर सकती हूँ. फिर ऐसा हुआ कि कुछ ICR में कैडर रिव्यू चला और उसमें ऐसा था कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं फिर वहाँ से बैंगलोर से शिफ्ट कर सकूँ. और मैं शिफ्ट मेरा कोई मतलब वैसे नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स भोपाल में थे और अभी वो दे आर क्वाइट ओल्ड, अब आज वो दे आर 87 नाउ. एंड मुझे लगा कि मुझे हमेशा मेरे दिमाग में था कि बच्चे दोनों जो हैं अपना कॉलेज वाले ज्वाइन कर लें तो मैं भोपाल की तरफ शिफ्ट करूंगी, बिकॉज
वी आर ऑल सिस्टर्स, तो मुझे मेरी पेरेंट्स की तरफ भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी ऑफ अप्लाइंग इन पब्लिक इंटरेस्ट. मेरा ट्रांसफ़र जो है वो इंदौर हो गया. नाउ अगेन एक नया फेज़ मेरा स्टार्ट हुआ और यहाँ भी मेरा जो रूरल डेवलपमेंट कार्य है वो बिल्कुल चल रहा है और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे कंसंट्रेट करके काफ़ी हमारे यहाँ पर एफर्ट्स चल रहे हैं. और इसमें अब एक अपॉर्चुनिटी मुझे फिर आई. एक सर्कमस्टेंस ऐसी हुई कि आई वाज 3rd सीनियर और अभी हमारे डायरेक्टर जो है वो मई में रिटायर कर रहे हैं और उनके बाद जो थे 2nd सीनियर वो जून में कर रहे थे. तो मुझे एक्टिंग डायरेक्टर का चार्ज मिला. सो लाइक आई सेड दैट आई एम नॉट अ स्टार. दिस इज अनदर सर्कमस्टेंस दैट हैज लेड मी टू बी वेयर आई एम टुडे. Ma'am, very humbly you have attributed all your success to the circumstances. But I must appreciate how you have struck a balance between your family, profession and your passion to work for underprivileged. So, how have you transformed over the years? And was there any role of those 4 golden years of Pantnagar in that transformation? Now life में मैंने बहुत शुरू से जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ थी मेरे में. मैं बहुत डोमिनेटिंग एंड बहुत ही एग्रेसिव किस्म की पर्सन थी. लेकिन जब आप बोर्डिंग में जाते हैं तो आप लोगों से भी एडजस्ट करना सीखते हो. आप ये भी एडजस्ट करना सीखते हो कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही होता है. और बहुत सी छोटी छोटी बातें आप अपने में आप एक पर्सनालिटी बिल्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन होता है. क्योंकि बहुत ही वनरेबल बहुत इम्पॉर्टेंट 4 साल मैंने जो है 10वीं से के बाद में अपने जो ग्रेजुएशन तक जो बिताए हैं वो पन्नगर में बिताए हैं. Rightly said, ma'am. So, any instance you recall which have helped you change and become what you are today? If you could recall. मैं कोई ऐसा कोई रिकॉल नहीं कर पाती हूँ, पर मैं जो हूँ उसका श्रेय मैं पूरे अपने लाइफ में जो मेरे लोग आए हैं, जितने भी लोग मेरे मुझे मिले हैं उनको देती हूँ. और शुरुआत मैं करूँगी अपने पेरेंट्स से. पेरेंट्स और मेरी सिस्टर्स जो फैमिली है उनके कारण जो है मैंने ये सीखा कि जेलस नहीं होना, ईगो नहीं रखना, थोड़ी चीज़ों में गुजारा करना, वांट्स कम होना और अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं समझना. ये चीज़ मैंने उनसे सीखी. इन 2016 आई लॉस्ट माई हस्बैंड और वो एक फेज़ था जिसने मुझे थोड़ा सा हिलाया और मेरे को थोड़ा सा उस समय आई स्टार्टेड टू गो डाउन अ लिटिल बिट. एंड मेरी देवरानी एक faith फॉलो करती थी विच इज़ कॉल्ड निचरन बुद्धिज्म. आई थिंक सो मेनी ऑफ यू मे हैव हर्ड अबाउट इट, जो नमे होरेंगे क्यों हम लोग चांट करते हैं. तो शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू इट और मुझे उसकी जितनी भी जो फिलॉसफी थी वो मेरी जो बिलीव्स थी उससे बिल्कुल मैच करती थी. सो आई टुक टू इट लाइक फिश टू वाटर. और उससे ये फेथ से ये होता है कि आप एक कॉन्शियसली पूरा टाइम एफर्ट कर रहे हो अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए. मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये खुश होना सीख लें और ये सीख लें कि अगर जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, या अगर कुछ मेरे साथ मुझे करना है या कोई चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए मुझे ही एफर्ट करने पड़ेंगे. क्योंकि क्या होता है कि हम लोग चाहते तो बहुत हैं लेकिन हमारा एक्शन कुछ नहीं होता है. तो जितने भी मेरे जूनियर्स सुन रहे हैं जो अभी कुछ करियर स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ जो करियर पाथ में ऑलरेडी हैं और कुछ ट्राइंग टाइम्स हैं उनके लिए, कुछ बहुत हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे ये अचीव करना है, और अचीव करने का जब आप सोचते हैं तो आप देखिए आप खुद पर खुद एक्शन लेते हैं. जैसे मुझे अगर कोई चीज़ अगर मुझे मान लीजिए जाना है बॉम्बे, तो अगर मैं ये सोच रही हूँ मुझे जाना है और उसके लिए मैं ये भी नहीं देख रही हूँ कि टिकट कितने का है या क्या पास चाहिए मुझे या कैसे करना है, तो कैसे आप जा सकते हैं? इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग. सो यू हैव टू टेक दोज एक्शंस एंड वंस यू थिंक दैट यू वांट समथिंग, द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. एंड वो कहते हैं ना, इफ़ यू डोंट अचीव वंस ट्राई अगेन.
तो ये ही फिलॉसफी अगर आप ये लेके चलेंगे और ये अपने आप में बिलीव करेंगे और इस बात में बिलीव करेंगे कि मैं एफर्ट करूँगा और मुझे ये चीज़ प्राप्त होगी, नेगेटिविटी को बिल्कुल हटा देंगे, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते हैं। मैम, यूं तो दान बंद मुट्ठी से किया जाए उसी को अच्छा मानते हैं, लेकिन इस कोविड की क्राइसिस के दौरान आपने जो काम किया इन माइग्रेंट लेबरर्स के लिए एट योर ओन लेवल, दैट इज़ रियली रियली कमेंडेबल। और जैसा कि ज़्यादातर हम सभी लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई दूसरा करेगा फिर हम उसमें जुड़ेंगे या हम अपना कुछ सहयोग देंगे, आपने जो किया खुद से अपनी एक छोटी सी शुरुआत थी और आपने हंड्रेड्स ऑफ लेबरर्स वर बेनिफिटेड आउट ऑफ योर जेनरोसिटी। सो आई वुड पर्सनली रिक्वेस्ट यू मैम, थोड़ा सा उसके ऊपर बताएं जिससे कि हम लोगों को भी एक राह मिल सके। अगर खुद से बहुत से लोगों के अंदर अच्छा करने की चाहत होती है लेकिन कहीं ना कहीं हिचक हो जाती है, रुक जाते हैं उस पर। प्लीज़ मैम, टेल अस समथिंग अबाउट दैट। अभी कोविड टाइम्स पे आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद में बहुत ही स्थिति खराब हुई, लोगों के पास राशंस नहीं थे, लोगों के पास खाने का नहीं था। तो शुरू में जब इनिशियली लॉकडाउन हुआ तो मैंने, क्योंकि मैं एक सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ तो मेरे को लगता है कि वो कुछ है जीन्स में हमारे, तो मैंने काफ़ी कांटेक्ट करके पता करा कि कैसे क्या हेल्प कर सकते हैं। तो नगर निगम से हमारा कांटेक्ट हो पाया और मैंने फिर उसमें कुछ खाने के पैकेट्स बना के भेजना शुरू करे। उसके बाद जो है थोड़ा जब कोविड का ज़्यादा हो गया तो नगर निगम वालों ने भी मना कर दिया कि नहीं, हमारे किसी स्टाफ को हो गया है तो हम इसको पिक करने नहीं आ सकते, तो आई स्टॉप दैट वर्क। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बेटी फंसी हुई थी बैंगलोर में एंड मुझे जाना पड़ा उसको लेने के लिए। तो मैंने, हाँ, एक और ये है कि आई ट्रैवल्ड फ्रॉम हियर टिल बैंगलोर एंड बैक इन अ कार इन 4 days। तो मैंने करीब 2800 किलोमीटर का ये सफ़र तय करा और मैं बेटी को लेके आई। और जब लौट के आ रहे थे तो मैंने देखा कि ये हज़ारों की तादाद पे ये माइग्रेंट लेबरर्स पैदल आ रहे हैं। जाते समय भी देखा पर वो सड़क के दूसरे पार थे और मैं उल्टे डायरेक्शन में थी, तो थोड़ा थोड़ा मुझे दिख रहा था कि लोग पैदल आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। और लौटते वक्त तो हम उनको पास कर रहे थे। तो इट वाज सच अ ड्रेडफुल साइट कि मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मतलब आधे रास्ते उसमें मैं कुछ करती थी और मेरे आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, क्योंकि वो इतनी सैड सिचुएशन थी जहाँ वो कह रहे थे हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास एक नया पैसा नहीं है, या किसी के पास कितना पैसा है तो कह रहे 100 रुपये है, 200 रुपये हैं। और अगर मैं ऑफर कर रही थी तो कोई मना भी कर रहे थे कि नहीं हमारे पास है, कितना है, 200 रुपये है। आप सोचिए उस इंसान की क्या स्थिति होगी जो कहता है कि हाँ मेरे पास है पैसे और उसके जेब में 200 रुपये हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते। लॉकडाउन का टाइम था, फिर भी मैंने कोशिश करी। कुछ वो 4 या 5 मई की बात है, तो उसी दिन से शायद लॉकडाउन थोड़ा जहाँ ग्रीन जोन्स थे खुलना शुरू हुआ था। तो पूना से जब निकल के लौट के आ रही थी मैं, तो वहाँ कई दुकानें किसी गाँव में खुली थी, तो फिर वहाँ मैंने कुछ फ्रूट्स लिए, कुछ बिस्किट लिए और थोड़ा बहुत जो मैं कर सकी मैंने कोशिश करी। पानी नहीं था, पानी नहीं भरने दिया जा रहा था, तो मेरे पास मैं अपनी पूरी तैयारी से गई थी कि मैं कहीं रुकूंगी नहीं और किसी से मतलब इंटरेक्ट नहीं करूँगी। लेकिन ये देख के मैं नहीं रुक पाई और मैंने उन लोग को थोड़ा सा जो भी है मदद किया। फिर जब यहाँ पहुँचे तो एक आध जगह मैंने देखा कि हमारे एक आध बूथ लगा हुआ है और पानी की व्यवस्था कर रखी है हमारे कॉलोनी के सामने। मेरा घर हाईवे पे ही है, टाउनशिप हमारी बिल्कुल हाईवे पे है। तो वहाँ एक आध 2 जगह पर आई सौ के लोग कुछ पानी वगैरह की व्यवस्था कर रखी है। तो मैंने मेरे पास हेल्प है, वो मेरे साथ ही रहती हैं, तो हमने डिसाइड करा कि चलो हम खाना बना के नेक्स्ट डे देते हैं। फिर हमने खाना कितना बना सकते हैं, 100 पैकेट, 150 पैकेट हम बना पाते थे एक टाइम में, तो वो किया। फिर गर्मी के दिन थे बहुत, फिर लगा कि इनको जो है मतलब खाने, तो फिर अच्छा धीरे धीरे क्या हुआ कि खाना देने वाले काफ़ी लोग जुड़ते गए। फिर इस कड़ी में लोगों ने वहीं टेंट लगा के बनाना शुरू कर दिया। किसी ने परवाह नहीं करी कि हमें क्या होगा, पूरी प्रिकॉशन ली, पूरे सारा बैरिकेड बना के और अपना सैनिटाइज करके वो सब प्रिकॉशन, मास्क लगा के सब कर रहे थे। पर ये नहीं हुआ कि घर में हम दुबक के बैठ गए कि भाई क्या होगा अगर हमें बीमार हो जाएंगे। तो सब आगे बढ़ के कम्युनिटी ने शुरू करा काम। अलग अलग लोगों ने, गांव वाले थे,
कुछ और धर्म वाले थे, तो मैं अपना जाके उसमें जो भी मेरे से बन पड़ता था मैं जाके उसमें कर देती थी। फिर उसके बाद लगा कि भाई गर्मी के दिन है तो चलो इनको छाछ दी जाए। फिर दही लेके मैंने एक आध दिन छाछ बनाया, फिर लगा छाछ बनाने में और उसको फिर सर्व करने में फिर वही कॉन्टैक्ट और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। फिर बात करके मैंने कहीं से मुझे पता चला कि पैकेट्स मिल जा रहे हैं मट्ठे के, तो वो लेके देना शुरू करें। ऑब्वियसली बात है, इतनी राशि तो मेरे पास थी नहीं कि मैं बहुत दिन तक ये सारे कार्य करूं कि 1000 पैकेट एक है तो 10,000 रुपये आपका एक बार में निकल जा रहा था। आई अपील टू माई फ्रेंड्स, मैंने कई जगह पे डाला एंड आप मानेंगे नहीं कि मेरे पास अराउंड 10-15 दिन के विद इन आई हैड 2 लाख रुपीज़ विद मी। और फिर हमने ORS देना शुरू करा, कभी चप्पलें दी और ये सब काम करते रहे। और अब मुझे आई स्टिल हैव सम मनी लेफ्ट विथ मी, क्योंकि वो फिर धीरे धीरे फिर ऑटोज़ में आने शुरू हुए, मोटरसाइकिल पे, ट्रक्स पे हल्के हल्के सवारियाँ मिलती गई। कुछ लोग फिर भी पैदल थे, तो हमने जितना, मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि जिसको कैश चाहिए आप कैश भी दे दो, तो और मेरी फ्रेंड्स सारे तैयार थे कि तुम बताओ तुम्हें कितना और चाहिए, हम और भेजेंगे। मुझे मना करना पड़ रहा था कि नहीं भैया मैं अभी इतना नहीं कर पा रही हूँ। ऑफिस भी खुल गया था मेरा, तो 25 मई करीब से ऑफिस भी खुल गया, तो वो भी मुझे देखना था। फिर वैसे भी कम हो गए थे, ऑन द रोड कम हो गए थे, 15 तारीख के बाद में कम हो गए थे लोग। फिर मैंने अभी जो सोचा है और जो मेरा अभी मतलब प्रयास है कि आई कॉन्सेप्ट नोट बना के इनके जहाँ भी ये हैं तो कम से कम किसी एक जगह पे मैं ये कुछ कार्य शुरू कर सकूँ जहाँ के माइग्रेंट्स को एक कोई रोज़ी मिले, जो यहाँ रह गए हैं, जो नहीं वापस जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक कोई आय का साधन हो जाए। और क्योंकि मेरा फील्ड एक्सटेंशन है तो ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट बात नहीं है, बस थोड़ा सा अभी क्योंकि ये एक्टिंग डायरेक्टर का भी चार्ज मैंने June 1 से लिया है, तो थोड़ी व्यवस्था इधर अभी शुरू में संभालने में जारी है। बट ये मेरे अपर मोस्ट इन माई माइंड है एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई वॉन्ट टू इनिशिएट एंड आई एम गोइंग टू, बिकॉज मेरे लिए जब मैंने एक बार सोच लिया तो मैं उसको करके ही मानती हूँ, चाहे वो मोटरसाइकिल चलाना हो, चाहे वो ट्रैक पे जाना हो 8-8 घंटे पहाड़ पे चढ़ के 14,000 एलिवेशन वाले पहाड़ पे, तो मैं करके ही मानती हूँ। एंड ये मेरा मानना है कि मैं इसको करूँगी एंड आई होप एंड आई जस्ट वांट ऑल योर विशेस कि मुझे इस पे गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट मिल जाए सो दैट स्कीम कैन बी इम्प्लीमेंटेड। मैम मुझे लगता है थोड़ा सा माहौल को हल्का बना लेते हैं। अभी आपने इतने बरस घर से बाहर बोर्डिंग्स में बिताए, वो भी अलग अलग जगहों पर, तो बताइए वो क्या बातें हैं दोस्ती की और वो कुछ खास दोस्त जिन्होंने आपकी जिंदगी में कुछ फर्क डाला हो। हम सभी डिफरेंट बैकग्राउंड के थे, पर फॉर्चुनेटली हम सब में एक इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और किसी में ये नहीं था कि ज़्यादा कोई प्राउड नहीं था, ईगोज नहीं थी। तो इसी कारण जो है हमारी फ्रेंडशिप जो है बहुत अच्छी थी। पर उस ज़माने में जो पन्नगर के दिन थे, क्योंकि पन्नगर के हमारे होम साइंस की लड़कियों का तो स्पेशली ये था कि हमारे विद इन द 4 वॉल्स हम लोग जो भी था, हार्डली कभी बाहर निकलने का अपॉर्चुनिटी होती थी। तो जो भी है रहना है सबके साथ में है, तो मिलजुल के रहना है और बहुत ही अच्छा उसमें हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पन्नगर का रोल है। हमारा अफेक्शन पन्नगर के लोगों के लिए है। आई डोंट थिंक सो वो मैं किसी और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स में या पास आउट्स में वो रिलेशनशिप देखती हूँ जो मैं पन्नगर वालों में देखती हूँ। ये एक अलग ही, क्योंकि शायद ये एक यूनिवर्सिटी टाउन था और हम यूनिवर्सिटी के अलावा हमारा और कुछ नहीं था। तो ये जो हमारे बॉन्ड है, इट इज़ अ यूनिक बॉन्ड जो आई डोंट नो, किसी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये जो पन्नगर के हैं और स्पेशली जो उस टाइम के लोग हैं वही समझ कर सकते हैं कि हमारा ये कितना ब्यूटीफुल बॉन्ड है कि जिससे हम बात भी नहीं करते थे, हम जानते भी नहीं थे, आज वो हमारे लिए एकदम वेरी क्लोज फ्रेंड्स की तरह हम वो हैं। उसके बाद अगर मैं अपनी एमएससी की फ्रेंड लूँ तो जया है। फिर मेरे जॉब के टाइम पे मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं जो अभी अमेरिका चले गए हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ हैं, मीनाक्षी एंड शेखर। वो बहुत ही मतलब उन्होंने मेरे को बहुत से कठिन समयों में मेरा साथ दिया है। फिर जब मैं
IHR गई तो सोचिए आपके 11 साल की सर्विस के बाद में अगर जाती हूँ तो सब लोग वहाँ पहले से हैं और अपने फ्रेंडशिप ग्रुप्स बने हुए हैं और I was able to become a part of a group of 4 friends और उन्होंने जैसे मुझे वेलकम किया, मुझे शुरू में बड़ा लगा कि भाई ऑलरेडी जो बहुत दिनों से दोस्त होते हैं तो वो नहीं चाहते कि कोई एक आउटसाइडर आए, पर उन्होंने जिस तरह से मुझे वेलकम करा कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैंने शुरुआत से उनके साथ में सर्विस नहीं ज्वाइन करी है. इट इज़ सच इवन टुडे अगेन, जैसे ये मेरा पन्ना का ग्रुप है, ये मेरे वहाँ के फ्रेंड्स हैं. फिर जब मैं यहाँ ISR इंदौर आई हूँ तो यहाँ भी कुछ जूनियर्स हैं, कुछ मेरे कंटेम्प्रेरी हैं और बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप उनके साथ है. और आई थिंक दैट हर चीज़ जो है कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने अलग अलग लोगों से, अलग अलग जनों से सीखी है. हाँ, मैं एक भूल गई, मैं डॉक्टर पवार जो हैं उनको नहीं मालूम होगा, बट कुछ छोटी छोटी लाइफ के लेसन्स हैं. उन्होंने मुझे सिखाया कि ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी की पूरी 100% बातें अच्छी लगती हो सकता है आपको उसकी 99% बातें अच्छी ना लगती हो, लेकिन एक बात उसमें ऐसी अच्छी हो कि जिसके कारण आपकी रिलेशनशिप उसके साथ में रहती है. लोगों को जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करो, एक तो चेंज करने की कोशिश ना करो और जो उसकी खूबी है उसको लेके बढ़ो. तो ये चीजें हैं मुझे जया और पवार भाई साहब, इन दोनों से मैंने ये अपनी पर्सनालिटी में सीखी हैं. कुछ किस्से पंतनगर के दिनों के, वो शरारत के या कुछ फनी बातें जो आज भी याद आती हो तो एक मुस्कुराहट आ जाती हो चेहरे पर. पंतनगर की पूरी लाइफ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा it's full of fun and laughter, and I don't think so we have laughed so much in our lives as we did in those days. और मेरा क्या था कि मैं बहुत सोती थी. रात को भी ये लोग गप्पे मार रहे होते थे मेरी फ्रेंड्स और मैं सो जाती थी और सुबह भी मेरे से उठा नहीं जाता था कभी भी. और मैं जो है क्लास होती थी और फटाफट उठे, नहाए धोए और जो है भागती थी क्लास में. और अक्सर ही होता था कि ब्रेकफास्ट मिस करते थे तो मैं उसका ग्लास लेके ही अपना भागते हुए जो है चाय पीते पीते ग्लास में हम लोग पहुंचते थे. और होम साइंस कॉलेज की एक खास बात थी कि हम लोग सब स्टील के ग्लासेस, अपने अपने ग्लास लेके चाय पीने, कैफेटेरिया में नहीं होता था कोई भी ग्लास. तो हम लोग क्या करते थे, लास्ट बेंच पे हम लोग का ग्रुप था, वो हम लास्ट बेंच पे बैठते थे और हम लोग क्या करते थे, लाइन से सारे ग्लास लगा देते थे. और फिर जब टीचर आती थी तो पता चला कि एक ने अपना स्टील का ग्लास गिराया और उस पैर से मारा और फिर दूसरे ने मारा, कर 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 करके वो जो है आवाज़ें आती थी उसकी. और दूसरी एक हमारी बहुत हम लोग का होता था कि हम लोग को कुकिंग बिल्कुल अलाउड नहीं था, कोई हीटर नहीं रख सकते थे और कुछ नहीं रख सकते थे. तो मैं बता रही थी आपको कि चाय और मैगी बनाया करती थी. तो वो कैसे बनती थी कि जो बल्ब होता था, स्टडी का बल्ब होता था, उसमें अडेप्टर लगाया करते थे. आई डोंट नो किसने बताया, कैसे हुआ, और उसमें अडेप्टर लगा के हीटर कनेक्ट करके और कभी मतलब पहुंच गई मैडम अपनी, हमारी जो उस ज़माने में वार्डन होती थी लतिका प्रधान, और वो दरवाज़ा खोला तो पता चला एक बार जो है किसी ने अपना तौलिया उसके ऊपर डाल दिया. और फिर उसमें तो वो कह रहे कि कुछ पक रहा है यहाँ पर. नहीं मैम, कुछ नहीं पक रहा है. कि नहीं, कुछ पक रहा है. तो नहीं मैम, नहीं मैम. और पता चला फिर पीछे से वो जलना शुरू हुआ जो तौलिया है अपने उस पर, और डर करके. और जो हम लोग की फिर उस वक्त डांट पिटी के, वी कैन नेवर फॉरगेट दोज इंसिडेंट्स एंड नाउ वी लाफ. उस वक्त वो काफ़ी सीरियस इशू होते थे, पर ऐसे कई छोटे छोटे हमारे किस्से हैं जो पूरा टाइम हम लोग याद करते रहते हैं. हम सब ने ही पकाया है बहुत कुछ उन दिनों में. थैंक्स टू आवर टीचर्स, जिससे कम से कम अपनी हदों का एहसास मिलता रहता था. याद करती हैं अपने उन दिनों के किन्हीं टीचर्स को, या फिर आइडलाइज करती थी किसी को, या आज भी करती हूँ आइडलाइज किसी टीचर्स को ऑफ योर ओल्ड टाइम्स? पंतनगर के टीचर्स के साथ तो एक बहुत ही हमारा अच्छा रिलेशनशिप रहता था, क्योंकि हॉस्टलर्स थे और वो हमारे
बड़े बहन की तरह या कुछ जो ज़्यादा सीनियर थी, तो दे वर लाइक मदर्स टू अस। और वो जो हमारे एडवाइजर्स थे, आई रिमेम्बर आबा हुजा मैम थी, बिल्कुल फैमिली की तरह वो ट्रीट करती थी। और डॉक्टर इंदु खन्ना, शी वॉज अ रियल रिमार्केबल टीचर। उनको हम इतना आइडलाइज करते थे, और कहीं ना कहीं मेरे को हमेशा ये होता था कि मैं उनकी तरह बनूं। आई डोंट नो, उसके कहीं आसपास भी मैं उनकी पर्सनालिटी को छू पाई हूँ कि नहीं, बट वो भी बहुत ही अच्छी एक मेरी प्रेरणा रही हैं। और अभी फॉर्चुनेटली पिछले 3-4 साल से मैं उनसे कनेक्ट भी कर पाई हूँ दोबारा से। एक बार मैं गई भी थी, शिलोंग में पोस्टेड थे उनके हस्बैंड, तो 2013 में मैं मिली भी, और उन्होंने मुझे अचानक से, मैं उनके दरवाजे पे जाके खड़ी हुई, एंड शी रिकग्नाइज्ड मी, एंड दैट वाज सच अ बिग मोमेंट फॉर मी कि वो उन्होंने मुझे 1984 के बाद मैं उनके घर में 2013 में जाके खड़ी होती हूँ, एंड शी रिकग्नाइजेस मी। तो और बिना खाना खाए नहीं जाने दिया। तो यू कैन इमेजिन कि कितना प्यार। तो पन्नागर की जब भी कोई भी, चाहे टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे एक्स स्टूडेंट्स हो, एलुमनाई हैं या अभी वाले हैं, आई ऑलवेज फील कि एक वर्ड मेरे दिमाग में आता है, परिवार। तो वहाँ के टीचर्स भी जो है, गुरु कम मैं कहती हूँ, और हमारे माताएं ज़्यादा थी वो। So that is the kind of relationship, and they have always been a real inspiring source for us to become what we are today. It appears while talking to you that there are many more layers to your personality. And I think the best way to see through it is to know about your hobbies. शायद थोड़ा सा आपको और बेटर तरीके से जान पाएंगे हम और हमारी ऑडियंस। So please tell something about your hobbies. Hobbies. Kind of, it makes me smile, and it gives me so much pleasure to think about my hobbies, because I have had a plethora of hobbies. Like anybody else, I think so. Singing and dancing have been one hobby that I've always followed. I follow a lot of music and dance programs and all those kind of things. और मैं बहुत ही वोरेशियस रीडर रही हूँ। अब उतना नहीं है, काफ़ी चेंज आ गया है विद टाइम्स। अब टाइम होता नहीं है, और टीवी वगैरह ने सब स्पॉइल कर दिया रीडिंग हैबिट्स। बट येस, आई वुड लव टू गेट बैक टू माई रीडिंग। और एक सबसे अच्छी जो चीज़ है कि मैं नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। तो ट्रैकिंग हम लोग जब पचमढ़ी में थे इन 84-85, जब मैं वहाँ गई तो हम लोग छोटे मोटे अपने वहाँ, इट्स हिल स्टेशन है सतपुरा में, तो ट्रैकिंग करती थी। फिर 2013 में हम गए थे सिक्किम, और पता नहीं क्यों मुझे वहाँ जाके जैसे लगा कि पूरी फैमिली के साथ गए थे, और मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि कोई उठता नहीं था टाइम से मेरी फैमिली में, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं अब जो है एक अकेले हॉलीडे पे जाऊँगी। सो आई वेंट टू मनाली, और मैं अकेले गई। उस साल आई वाज टर्निंग 50। तो मैंने डिसाइड करा, मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप बच्चे संभालें और मैं जा रही हूँ मनाली 5 दिन के लिए। आई वेंट टू मनाली एंड आई वेंट ऑन स्मॉल ट्रैक्स, नॉट टू मच। पर मैंने, अगर किसी ने मनाली देखा है तो ओल्ड मनाली से सोलंग वैली आई डिड, इट्स आई थिंक 14 किलोमीटर्स। तो विलेजेस के थ्रू मैंने पूरा वो अकेले, आई डिड दैट सोलो ट्रैक। और एक छोटा सा एक हाफ डे ट्रैक मैंने थोड़ा सा एक जंगल के बीच में भी किया। सो दैट गॉट मी थिंकिंग के फिर आई वाज के मुझे और ट्रैक करना है। फिर 2018 में कुछ सर्कमस्टांसेस बने कि आई कुड गो फॉर अ ट्रैक। इट वाज थ्रू अ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, बिक्कत एडवेंचर्स करके हैं। तो आई वेंट टू हमता पास। वो ट्रैक क्योंकि हमने अक्टूबर में शायद गए थे, तो वो कुछ बर्फ पड़ गई थी, तो हम पूरा नहीं कर पाए थे। 5 days ट्रैक था, वी हैड टू रिटर्न बैक, वी कुडंट डू द पास। फिर 19 में आई डिड द डियो टिब्बा बेस कैंप, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, आई वाज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ इन द 19 ट्रैक। 18 में तो ऐसे लग रहा था कि भैया कहाँ आ गए, क्यों कर लिया, पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारी। But 19 वाले में I started walking a lot, and I was kind of doing, I think so, around 6, 7, 8 kilometers in an hour.
I don't run, I just walk very fast. और उससे ही मैंने अपने आप को पूरा fit रख के, and I was so proud. I was leading that group in that Deotipa trek. और मैं सबसे oldest थी. मेरे बाद जो थे, he was a 33-year-old person और बाकी सब youngsters थे. लड़की भी थी एक 19-20 years. And मैं उसमें से फिटेस्ट थी. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड लास्ट ईयर एक मैंने और नया स्टार्ट करा है. आई स्टार्टेड बाइकिंग. आई जस्ट हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट अ ग्रुप आउट हियर. Ma'am, you have given serious fitness goals to our younger generation. It's all in your head, and age is just a number. I take a bow to your indomitable spirit. And such has been the spirit of our university, our Pantnagar. So अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या लगता है, how we can maintain that glory of Pantnagar? Universities and research organizations जितने भी हैं, they have a huge role to play in the Indian economy. एक तो यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग पहले ग्रेजुएट अपने जो हैं तैयार करते हैं, जो कि अगर हमारा बेस ही बहुत अच्छा हो, अगर हम उसमें पैरेलल हो जाएं पूरे जो वर्ल्ड की प्रोग्रेस है या जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को उनके बराबर ले आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे भी हमारी उतनी ही प्रोग्रेस होगी. फिर जो हायर स्टडीज़ हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हो, हमें उसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू कॉम्पीट विद अदर कंट्रीज़, क्योंकि इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस जहाँ हमारी ओपन इकनॉमीज़ हैं, तो हमें उनके साथ कॉम्पीट करके और एट पार अपने प्रोडक्शन लेवल्स को लाना या अपनी टेक्नोलॉजीज़ को उस तरह बनाना कि हमारा प्रोडक्टिविटी ओवरऑल हर चीज़ की बढ़े. तो उसमें मैं सोचती हूँ कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और हमारे स्किल डेवलपमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. और थोड़ा हमें अपना जो क्राइटेरिया है अभी जो प्रमोशन का चल रहा है, उसमें भी थोड़े वी नीड टू री लुक एंड रीविजिट दैट एंड सी हाउ बेस्ट कैन वी चेंज दैट, ताकि जो है लोग बहुत अपना टारगेटेड वर्क करके और बहुत जल्दबाजी में ना हो, बल्कि जो एंड रिजल्ट है, जो हमारा फार्मर है, जो हमारा क्लाइंटल है या जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या चीज़ चाहिए, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करके हम अपना काम कर सकें. तो ये कुछ बातें हैं जो हमें सोचने वाली हैं और जिस पे हमें मंथन करना है. सही कहा आपने, मंथन की आवश्यकता है. एक और बिंदु जो हमारे मंथन का विषय रहा है वो है प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप amongst our graduates or youngsters. So how to encourage that? स्टार्टअप्स जो हैं वो आजकल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें सपोर्ट ज़रूर करना है. हमने IHR में भी मशरूम फार्मिंग पे एक अटेम्प्ट करा था और फेडरल बैंक ने उसको सपोर्ट किया था. सो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू कम एंड स्टार्ट एनीथिंग. अगर हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं और उसमें हम लोग सब एकजुट हो जाते हैं और उसमें हम अपना क्लाउड फंड्स बना लें चाहे, और या हम बैंक के थ्रू या कोऑपरेटिव के थ्रू उसको फंड करवाएं, और जिसमें कि टेक्नोलॉजिकल बैकअप जो है वो बैक स्टॉपिंग वो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हो, और हम इसमें मल्टीपल लेवल पे लोगों को उसमें हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें. तो आई थिंक सो वी रियली नीड टू लुक इनटू दिस, और इसको हमें बहुत एनकरेज करना चाहिए. एग्रीकल्चर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स का बहुत ही ICR से भी प्रोग्राम चल रहा है. तो इसमें हम ट्रेन करें अपने एंटरप्रेन्योर्स को और फिर उनको ही हेल्प करें कि वो कुछ इस तरह से स्टार्ट करें कि हम उसको मल्टीपल लोगों को हम उसमें एम्प्लॉयमेंट दे सकें. तो दैट इज़ अ वेरी गुड endeavor that we can all be associated with, and I would love to be associated with such a thing. Ma'am, in recent years we have observed that most of our graduates choose MBA over their technical subjects. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लैरिटी नहीं है शायद अपने करियर ऑप्शंस को लेकर के.
और शायद रोल मॉडल भी नहीं दिखते। तो आपके माध्यम से जानना चाहूंगा अपनी यंगर लॉट के लिए एग्रीकल्चरल रिसर्च को करियर ऑप्शन कैसे बनाया जाए। जैसे मैं मेंशन कर रही थी कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, आई वाज वेरी इल इन्फॉर्म्ड अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज के हमारा होम साइंस करके क्या होगा, या आई डिडंट इवन नो कि एग्रीकल्चर कोई सब्जेक्ट होता है उस जमाने में। तो अभी फिर भी कोचिंग क्लासेस के साथ में ICR का नाम है एंड पीपल नो अ बिट अबाउट इट, बट एक नॉर्मल जो क्लास 10th का स्टूडेंट है या क्लास 12th का स्टूडेंट है, उनको करियर ऑप्शंस में दे जस्ट सी के भी या तो इंजीनियरिंग या डॉक्टर, ये तो इट इज़। एंड नाउ आई थिंक सो लॉ एक और ऐड हो गया है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे इतने ऑप्शंस हैं जो हम लोग बच्चों को गाइड कर सकते हैं। उसमें आप आगे चल के कई सारे, चाहे वो वेटनरी करें, चाहे वो एग्रीकल्चर करें या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करें और होम साइंस करें, तो उसमें भी आगे चल के हमारे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। एंड ARS जो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज हैं, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में आता है, तो उसका जो करियर पाथ अगर आपको चूज करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू योर MSc एंड और योर मास्टर्स सो टू से। एंड अभी बीच में इन्होंने PhD एसेंशियल कर दिया था, बट अभी रिक्रूटमेंट लेवल पे दे हैव अगेन आई थिंक सो रिवर्टेड बैक टू ओनली मास्टर्स डिग्री एंड यू कैन राइट द एग्जाम, प्रिपेयर फॉर इट वेरी वेल। और इसमें मैं सभी जो वहाँ मेरे भाई और बहनें सुन रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फैकल्टी से, उनके वहाँ से निकले हुए स्टूडेंट्स से, और जो अभी करंट कोई भी आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने ARS लिखा है, तो प्लीज़ कीप इन टच विद देम, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई का जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है और कोर्स भी थोड़ा सा वहाँ जाके थोड़ा एक अलग हर जगह का होता है जैसे, तो इनका भी अलग है। तो अगर आप किसी के मेंटरशिप में रहेंगे तो आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम एंड आप लोग ये एक करियर चॉइस आपकी हो सकती है टू बिकम अ साइंटिस्ट एंड अ रिसर्चर। एंड एक और उसमें है कि हम लोग के कई बार स्कीम्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें कई बार ये बच्चे आ जाते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से और दे इंटर्न विद अस एंड दे आल्सो हेल्प इन द प्रोजेक्ट। कोई JRF हो जाते हैं, कोई SRF हो जाते हैं, तो उनसे भी जो उनके मेंटर्स हैं इसमें सर्विस में, ये SRS JRS अपने जो मेंटर्स हैं उनसे काफ़ी गाइडेंस ले सकते हैं, बिकॉज जो साइंटिस्ट हैं हमारे यहाँ वो सभी ARS लिख के यहाँ पहुँचे हैं, तो ये इनके लिए काफ़ी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है अपने करियर को आगे एडवांस करने का, टू जॉइन एज एन SRF JRF और इवन अ YP, यंग प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। तो ये टेम्प्रेरी तौर पे होते हैं, तो यहाँ ज्वाइन करके इनको काफ़ी एक आगे गाइडेंस मिलेगी। And how about extension research? You did tremendous work in extension research. So what about that? जहाँ तक कि एक्सटेंशन रिसर्च का सवाल है, बिकॉज वी आर टू डू विद रूरल डेवलपमेंट, एज आई हैड मेंशन्ड इनिशियली कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो हमारी रिसर्च जो है वो इन सभी एस्पेक्ट्स पे होती है। कि मान लीजिए ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग की कैसी हुई ट्रेनिंग, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, बेसिकली जो क्या असर हुआ सोसाइटी पर, और हमें क्या करना है, कैसे अपने जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको रूरल एरियाज़ तक कैसे पहुंचाना है, फार्मर्स तक कैसे पहुंचाना है, उसके लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमें स्टडी करना होता है। तो कई तरह की हमारी रिसर्च होती है, कुछ पोस्ट फैक्टर रिसर्च होती हैं जो हम कोई इवेंट के होने के बाद में हम जैसे करते हैं, कुछ हमारी रिसर्च होती है जो हम लोग एक्शन रिसर्च करते हैं, जो साइड बाय साइड कोई इंटरवेंशन डाल के, जैसे आप लोग प्लॉट में आपने एक कंट्रोल प्लॉट होता है और एक आपका एक्सपेरिमेंटल प्लॉट होता है, पूरा रिसर्च लेआउट होता है। इसी तरह से एक्सटेंशन में भी इन अ सिमिलर फैशन हमारी पूरी रिसर्च होती है जो कि बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड होती है। तो सोसाइटी को जो भी मेकअप है उसका, सोसाइटी का, उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, हम सभी एस्पेक्ट्स पे रिसर्च करके हमारा यही एम होता है
कि जो भी बाकी साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, जो हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजीज डेवलप करी हैं, उसको हम रूरल एरिया तक कैसे अच्छे से पहुंचाए एंड व्हाट आर द गैप्स आउट देयर। तो ये कुछ बातें हैं जो हम रिसर्च करते हैं। मैम, आपने कहा था कि सिंगिंग डांसिंग तो सभी की हॉबी होती है, सो माय रिक्वेस्ट टू हम अ फ्यू लाइंस फॉर आवर ऑडियंस। शायरी और पोएम्स तो मुझे बहुत ही पसंद है और गज़ल्स मैं बहुत सुनती हूँ। मुझे ऐसे अभी कोई ऐसे 2 लाइन एकदम से तो नहीं याद आ रही हैं, बट यस, पन्नगर के दिनों के मुझे एक गाना बहुत पसंद है और आज मौसम भी बाहर बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो आई कैन सिंग दोज 2 लाइन्स फॉर the audience out here. It's from the movie Sujata, sung by Lata Mangeshkar और म्यूजिक इसका S.D. बर्मन जी का है और it goes like काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए, बोलो किसी का क्या चाहे रे, क्या चाहे रे, क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। That's it. I think so. That's all I can sing right now. वाओ, सो मेलोडियस। बहुत खूबसूरत गाया मैम, रियली थैंक यू सो वेरी मच। वेल मैम, आपके बहुत सारे बैचमेट्स, आपके जूनियर्स, सीनियर्स सभी सुन रहे हैं इस शो को, तो क्या कहना चाहेंगी अपने बैचमेट्स, यंगस्टर्स, योर जूनियर्स, क्या संदेश देना चाहेंगी आप हम सभी को? मैं एक चीज़ जो अपने सभी बैचमेट्स को कहना चाहूँगी कि आई मिस देम ऑल एंड आई रियली चेरिश दोज डेज ऑफ पन्नगर। और मुझे हर बार लगता है कि वैसे मैं नहीं सोचती कि मैंने उस लाइफ को ठीक से नहीं जिया, क्योंकि वो जो 4 साल मैंने जिए हैं, आई थिंक सो उसकी इतनी मेमोरीज हमारे बिल्डअप हुई हैं कि उसको हम हमेशा ही चेरिश करते हैं और मैं उनको सबको मिस करती हूँ। एंड आई विश दैट वी कुड मीट मोर ऑफन और हम सबसे कनेक्ट कर सकते। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं सबको कहना चाहूँगी अंत में, कि जिस सर्कमस्टांस में आप हो उसमें खुश रहना सीखो। कहीं दूर दूसरे पॉइंट पर मत देखो कि वहाँ जाके मेरे को खुशी मिलेगी। अगर आपने ये सीख लिया कि आज जहाँ मैं हूँ, जिस कंडीशन में हूँ, जिस भी सिचुएशन में हूँ, जिस सिचुएशन में भी मैं हूँ, अगर आपने ये सीख लिया कि मुझे इसी सर्कमस्टांसेस में खुश रहना है, यू आर गोइंग टू बी हैप्पी फॉर एवर इन लाइफ, अगर आप आज खुश हो गए। And I'm really, really grateful to Alok, Nitin and Akshay, for this venture. ये जो आपने एक शुरुआत करी है हम लोग को सबको जोड़ने की, स्टार और नो स्टार, आई फील दैट हर जना अपने में एक कहीं ना कहीं एक स्टार होता है। और ये जो आपने एक कड़ी शुरू करी है, इसके लिए आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू एंड आई अप्रिशिएट दिस एफर्ट ऑफ योर्स। और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और आगे के लिए मेरी सारी शुभकामनाएं हैं कि ये वेंचर आपका बहुत ही कामयाब हो और जो आप ये एक एम बना के चले हैं उसमें आपको पूरी कामयाबी मिले। स्टार्स ऑफ पंतनगर के हर एपिसोड में चुगता रहता हूं मैं कुछ ज्ञान की बातें, और आज जो लेकर के जाऊंगा वो है परिस्थिति को दोष दिए बिना आज में कैसे खुश रहना सीखें। मैडम, यू हैव इंस्पायर्ड ऑल ऑफ अस अ बिग टाइम टुडे। आई विश आपके अनुभवों का थोड़ा और निचोड़ ले पाते, पर अनफॉर्चुनेटली टाइम इज रनिंग शॉर्ट। सो हियर आई अगेन थैंक यू फॉर बीइंग व्हाट यू आर। विश यू बेस्ट ऑफ योर वर्क एंड बेस्ट ऑफ योर लाइफ। कीप शाइनिंग। दोस्तों, ये थी डॉक्टर नीता खांडेकर। मैंने तो बहुत कुछ सीखा आज के शो में। उम्मीद है कि आप भी अपनी अपनी लर्निंग्स अपनी तरीके से लेकर के जा रहे होंगे, विच इज द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस शो। जस्ट
टू इग्नाइट अ स्पार्क विद इन आवरसेल्व्स। दूसरों की जर्नी से कैसे हम अपनी जर्नी के अंदर में वैल्यू एड कर सकते हैं, यही इस शो का मुख्य कोर ऑब्जेक्टिव है। Yet again, I would wish to say you thanks for your continued support and making our audience base grow every single day. We thank our title sponsor, Indoine Business Group, for making this podcast possible. यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमसे इन फॉर्म ऑफ स्पॉन्सरशिप, फंडिंग या फिर अपने किसी आइडिया के साथ में, प्लीज विजिट अस ऑन आवर फेसबुक ऑफिशियल पेज स्टार्स ऑफ पंतनगर या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट starsofpantnagar.com पर। बहुत जल्दी फिर से हाजिर होता हूं आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर के स्टार्स ऑफ पंतनगर का। तब तक के लिए कीप शाइनिंग।